चलिए, हम यहाँ पे बात कर रहे थे संकरण की। तो हमने क्या देखा, संकरण क्या होता है? बताइए, संकरण का मतलब क्या होता है? हमने जो संकरण के बारे में अभी तक पढ़ा, वो संकरण में होता क्या है? नंबर फर्स्ट जो होता है ऊर्जा का पुनर्वितरण। संकरण में दो काम होते हैं, ऊर्जा का पुनर्वितरण और रीशेपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी कक्षकों का आकार परिवर्तन। ये दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। और हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे संकरण की, उस संकरण में हमने सबसे पहली चीज देखी थी एसपी संकरण। और एसपी संकरण, संकरण मतलब एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो एसपी संकरण होता है। और इसका उदाहरण भी हमने पढ़ लिया था, BeCl2 बेरियम क्लोराइड था। और यहाँ पे जो संकरण होता है एसपी संकरण, ये होता है यहाँ पे एक Cl इधर जुड़ गई और एक Cl इधर जुड़ गई, ये बेरिलियम है। और इनकी जो बीच में कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमने बोला था कि संकृत ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, एक बड़ा लाभ जिसे हम पॉजिटिव बोलते हैं और एक छोटा लाभ होता है जिसे हम नेगेटिव बोलते हैं, माइनस। ये हम पढ़ चुके थे। दूसरा वाला जो संकरण हमने यहाँ पे देखा था, सेकंड वाला संकरण हमने देखा था, वो हमने देखा था sp2। sp2 का मतलब है एक s और दो p ऑर्बिटल, और ये हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण हमने देखा था bf3 में। यहाँ पे जो संकरित ऑर्बिटल होते हैं, वो संकरित ऑर्बिटल ये बराबर होते हैं, एक बड़ा बन गया, ये लाभ और ये लाभ। यहाँ पे हो गया एक Cl यहाँ जुड़ेगा, सॉरी F है तो F लिखेंगे हम यहाँ पे, एक F यहाँ जुड़ेगा, एक F यहाँ जुड़ेगा और एक F यहाँ जुड़ेगा। ये आपका बोरान था। तो यहाँ पे जब हम बोरान की बात करते हैं तो F और F, इनके बीच जो कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है, सबके बीच 120 डिग्री होता है। और ये एक तल में होते हैं, ये एक समतल में होते हैं। और यहाँ पे बना था बोरान ट्राइफ्लोराइड, यानी संकरण के द्वारा ज्यामिति भी प्रदर्शित होती है, किसी भी परमाणु से दूसरा कैसे जुड़ा है, किस कोण से जुड़ा है, वो कोण भी हम पता कर पाते हैं संकरण के माध्यम से। तीसरा वाला जो संकरण हमने यहाँ पे पढ़ा था, तीसरा संकरण हमने पढ़ा था sp3 संकरण। एक s और 3 p ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो जो संकरण बनता है उसे हम sp3 संकरण कहते हैं। और ये sp3 संकरण में हमने जो उदाहरण लिया था, वो उदाहरण लिया था CH4 का। और हमने बोला था कि ये sp3 संकरण जो बनते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, और इनके बीच जो कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और यहाँ पे हमने बताया था कि ये जो संकरण होता है वो कुछ ऐसा जुड़ा रहता है, बीच में कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, कुछ ऐसे जुड़ते हैं। और ये जो संरचना होती है वो होती है पिरामिड वाली इनकी संरचना होती है। अब यहाँ पे जो चौथे नंबर का संकरण हमने यहाँ पे पढ़ा था, वो संकरण था sp3d। हमने क्या बोला था कि संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं, और ये सभी कक्षक जो होते हैं वो संकरित कक्षक होते हैं। तो sp3d में जो हमने संकरण यहाँ पे पढ़ा था वो पढ़ा था PCl5, फास्फोरस पेंटा
क्लोराइड, और इसका जो चित्र बनाया गया था वो P यहाँ पे हमने लिखा, एक Cl इधर, एक Cl इधर, ये Cl, ये Cl और ये Cl। और हमने क्या किया था, इन सबको आपस में मिलाया, नीचे से भी इन सबको आपस में मिलाया, तो ये जो संरचना बनी वो द्विपिरामिड बनी, द्विपिरामिड। ये हमने 4 संकरण पिछले लेक्चर में समझ लिए थे। तो फिर से एक बार बता दें कि संकरण का मतलब ये केवल उत्तेजित अवस्था में होता है, किसी भी क्रिया के पूर्व, बंधन के पूर्व घटने वाली ये क्रिया है। ये स्वतंत्र परमाणु में संकरण कभी नहीं होता है। जब परमाणु किसी के साथ बंध बनाने लगता है तो ये संकरण की घटना घटित होती है। अब जो हमें अगला संकरण यहाँ पे पढ़ना है वो संकरण हम पढ़ेंगे sp3d2। हम यहाँ पे बात करेंगे sp3d2, ये संकरण हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो ना जरा, यहाँ पे ये संकरण में कितने कितने संकरित ऑर्बिटल होने वाले हैं, 1s 3p और 2d, मतलब 6 संकरित कक्षक होंगे इसमें, 6 संकरित कक्षक होंगे। और इसका जो उदाहरण है वो है SF6, इसमें होता है ये sp3d2 संकरण, sp3d2 संकरण SF6 में। चलिए हम सल्फर की बात करते हैं। परमाणु क्रमांक होता है 16, K बना दो, L बना दो, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर आपके आ जाएंगे 3p, इसमें ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होंगे 6, और यहाँ पे एक और बनेगा, थोड़ा छोटा करके बना देते हैं, ये 3d हो जाएगा, ये 3p हो जाएगा। ये कैसी अवस्था है, ये है ग्राउंड स्टेट, सामान्य अवस्था, ये सामान्य अवस्था होती है। और अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होने वाला है, देखिए आप, Kl और ये आपका हो गया 3s, और 3s के बाद ये आपका हो गया 3p, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अयुग्मित होते हैं, और यहाँ पे बना है आपका वो 3d। ये सब आपस में मिलेंगे, एक s, 3p और 2d। अब ये हो गई उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। और इसमें अब ये मिल गए, संकरण हो चुका है, ध्यान से सुनना बच्चों, संकरण हो चुका है, संकरण का काम खत्म हो गया है। अब चूंकि संकरित कक्षक जो होते हैं वो सब समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, जब इतने समान ऊर्जा वाले कक्षक बन गए तो इसकी 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 और इन दोनों की ऊर्जा बराबर है, तो यहाँ ये 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पास पास क्यों रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते ही करते हैं ना। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये दोनों, ये भी ऊर्जा बराबर है, इसके कारण ये दोनों यहाँ से ये निकल के इधर चला जाएगा, ये निकल के इधर चला जाएगा। तो हमारे पास सल्फर में यहाँ पे 16 और K और L, और यहाँ पे हमारे पास ये, और इसके बाद P और इसके बाद D, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, और 2d में भी एक एक इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, बाकी 2d खाली हैं, और ये हमारा संकरण हो गया है, इसे बोलेंगे sp3d2, sp3d2। अब हम इसकी समझते हैं ज्यामिति। जब इसकी ज्यामिति समझते हैं तो देखिए जरा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक F इधर जुड़ेगा, एक F इधर जुड़ेगा, ये F और ये F, एक F इससे ऊपर जुड़ेगा और एक F इससे नीचे जुड़ेगा। हम इसे ऐसा बना सकते हैं, ऐसा,
ऐसा बना के हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए जरा, हम इसको चारों से जोड़ दें। ये जोड़ा, नीचे वाले को भी चारों से जोड़ दो, ये जोड़ा। ये हमारी जो आकृति बन गई वो बन गई अष्टफलकीय। इसके 8 फलक होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। और सभी कोण इसमें होते हैं 90 डिग्री के, ये होते हैं इसमें कोण। तो ये सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। अष्टफलकी बनाने में कोई समस्या नहीं है। आप एक ऐसे आयत बना दो, इसके बीच में एस लिख दो, एक एफ आप ऊपर जोड़ दो, एक एफ आप नीचे जोड़ दो, चारों कोने पे 4 एफ लिख दो ये, और इससे एफ को कनेक्ट कर दो। अब कोई दिक्कत आपको इसलिए नहीं है कि इसको इन चारों से मिला दो, नीचे वाले को भी इन चारों से मिला दो। ये आपकी बन गई डिजाइन, बहुत अच्छी डिजाइन। और ये हो गया आपका अष्टफलकीय, यहाँ पे बन गया। हमें इतना ही करना है, परंतु हम आपको 2 संकरण बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बना देते हैं, बिल्कुल ठीक। हम यहाँ पे एक और देखते हैं, IF7। IF7 ये सामान्य यौगिक नहीं है, इसमें 2 हैलोजन आपस में मिले हैं, इसलिए असामान्य है। परंतु हम थोड़ा सा संकरण समझ रहे हैं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे। IF7 में होता है sp3d3। आप इसके डिटेल में बिल्कुल मत जाओ, ऐसे बनाओ, 1 2 3 4 5 बन गए पंचभुजी, 1 2 3 4 5। यहां पे कर दो, पता है यहां पे आप लिख दो I, और एक आप ऐसा बनाओ, एक आप ऐसा बनाओ, और एक इससे बना दो आप नीचे, बाकी ये बनाते जाओ ऐसे। बिल्कुल सही तरीके से हमने बना दिया, इधर लाभ कर दो। ये IF7 हो गया। ये पेंटागोनल बाइपिरामिड, ये द्विपिरामिड है, परंतु द्विपिरामिड कैसे है, पंचभुजी। पेंटागोनल द्विपिरामिड है, पंचभुजी द्विपिरामिड होता है। और इसमें ये वाले जो कोण होते हैं वो 72 डिग्री के, ऊपर और नीचे वाले जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के ये कोण होते हैं। तो IF7 कर लिया। और अभी केवल सुन लें आप एक और, कि एक और कंपाउंड बनता है, वो है जीनान ऑक्टाफ्लोराइड। इसमें होता है sp3d4। केवल बस सुन लें इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर की बात हम अभी बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो 12th क्लास में हम बात करेंगे, जब हम इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसेस पढ़ने वाले होंगे तो जरूर बात करेंगे। ये आपका sp3d4 हो गया है। अब यहाँ पे संकरण को, कल आप लोगों ने ये प्रश्न पूछा था कि संकरण हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा संकरण हो रहा है। तो बच्चों, उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है। और फिर से बताएं कि संकरण उत्तेजित अवस्था में होने वाली एक क्रिया है। वो उत्तेजित अवस्था में, गुस्से में क्या व्यवहार करेगा, ये हम सामान्य तरीके से तो नहीं बता सकते। हाँ, हमें उसका चरित्र पता है, तो हम बता सकते हैं कि इसे गुस्सा आएगी तो ये किसी को मार देगा। या फिर हमने देखा कि बहुत ही सीधा साधा है, तो उन्होंने कहा कि इससे गुस्सा आई तो ये किसी को नहीं मारेगा, ये अपने ही सिर दीवाल में मार लेगा। या फिर तीसरा चरित्र देखें कि उसे गुस्सा आई तो वो रोने लगेगा। तो ये कंडीशन है कि गुस्सा किससे आ रही है, और ये गुस्से में होने वाली प्रक्रिया है संकरण। किसी भी रासायनिक बंधन के बनने के पहले, जस्ट बिफोर द केमिकल बॉन्डिंग, ये जो प्रोसेस है वो होती है, और इसे ही हम संकरण की घटना कहते हैं। तो
सिंपल सी बात है कि संकरण में कौन भाग लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं पहली बात कि संकरण में लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक ही भाग लेते हैं। बिल्कुल एक दूसरे के पास जो रहते हैं ना, केवल वो ही संकरण में भाग लेते हैं। दूसरे नंबर, सभी संकृत कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। जितने भी संकृत कक्षक बनेंगे उन सब की ऊर्जा बिल्कुल बराबर होगी, अलग अलग ऊर्जा नहीं बनेगी। अगली बात करें तो ये काम की बात आ रही है आपके लिए, संकृत कक्षक हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं। तो हम संकृत कक्षकों की संख्या पता करने के लिए सिग्मा बंध भी गिन सकते हैं। संकृत कक्षकों की अपने पता करनी है तो हम सिग्मा बंध भी गिन लेंगे। फिर अगली बात जो हम यहाँ पे लिखेंगे, संकृत कक्षक दिशात्मक होते हैं। संकृत कक्षक दिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। लाभ होता है ना, बड़े लाभ से छोटे लाभ की तरफ, दिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। अगली बात हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ धनात्मक तथा छोटा ऋणात्मक माना जाता है। ये धन है और ये ऋण है। बड़ा लाभ धनात्मक और छोटा संकरण के द्वारा अणु की ज्यामिति भी प्रदर्शित की जा सकती है। संकरण के द्वारा अणु की ज्यामिति भी प्रदर्शित की जा सकती है। मतलब संकरण के द्वारा ज्यामिति प्रदर्शित होती है कि कोई भी अणु कैसे बना और कहाँ बना, ये सब हम संकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट और लिख लें, स्वतंत्र परमाणु कभी भी संकरण का गुण प्रदर्शित नहीं करता, कभी भी संकरण प्रदर्शित नहीं करता है। जो VBT में कुछ कमी रह गई थी, जिसमें वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा संयोजकता हमें मिल रही थी, उसे समझाने के लिए संकरण नाम की कल्पना की गई है। ये जो संकरण है ना, जो संकरण है, ये है क्या? एक परिकल्पना है, हाइपोथेसिस, एक कल्पना है ये। तो संकरण नाम की कल्पना किस वजह से की गई? संकरण नाम की जो कल्पना है वो की गई केवल संयोजकताओं को, सही संयोजकताओं को दर्शाने के लिए। तो फाइनली
ये बात हमारी संकरण की हो गई है। अब हमें यहाँ पता करना है कि हम संकरण कैसे पता चल करें कि किसी भी परमाणु में कौन सा संकरण, परमाणु में होता ही नहीं है संकरण, किसी भी अणु में कौन सा संकरण हो रहा है वो हम पता करते हैं। उसके लिए हमारे पास है एक सूत्र जिसके द्वारा हम ये सब पता करते हैं। तो चलिए संकरण के लिए सूत्र लिखते हैं। H बराबर 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, ये संकरण पता करने का सूत्र है। आपको पता है कि यदि 2 संकृत ऑर्बिटल है मतलब sp, 3 संकृत ऑर्बिटल है मतलब sp2, तो हमें यहाँ पे संकृत ऑर्बिटलों की संख्या मिल जाती है। मतलब H क्या है, H यहाँ पे है हमारे लिए संकृत कक्षकों की संख्या। H निकलेगी तो संकृत कक्षकों की संख्या निकलेगी। यदि H 2 निकला मतलब sp है, H 4 निकला मतलब sp3 है। तो H बराबर क्या होगा, संकृत कक्षकों की संख्या, और V है संकरण करने वाले परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन संकरण कर रहा है ये बात हमें समझ में आती है। जो बड़ा परमाणु होगा वो ही संकरण करेगा। उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे हम V की जगह लिखेंगे। तीसरा नंबर है M, एक संयोजी परमाणुओं की संख्या जिनकी संयोजकता 1 होती है, परमाणुओं की संख्या। हम ये लेते हैं कि उनकी संयोजकता 1 हो, वो लेते हैं। C होता है धनायन पर आवेश, कैटायन बोलते हैं, और A होता है ऋणायन पर आवेश। चलो अब एक बात बता दें बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें बतानी है। इससे कार्बन के संकरण हमें पता नहीं लगते हैं। हम अभी बात करेंगे कार्बन के जो यौगिक हैं वो कौन से संकरण से बनते हैं। ये बात हमें इससे पता नहीं लगती है, उसमें हम गलत हो जाते हैं। तो कार्बन असामान्य है, नॉर्मल नहीं है। तो हम सबसे पहले यदि बात करें तो BeCl2 की बात करते हैं। BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड का हम निकालते हैं, ये फार्मूला उपयोग करते हैं। H बराबर 1/2। बताओ बेरिलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 2 क्लोरीन है। चार्ज है 0, ये भी है 0। 2 और 2 4 में 2 से भाग दिया तो H बराबर 2 आ गया। 2 आ गया मतलब sp संकरण हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, फिर से समझा दें। बेरिलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन मोनोवैलेंट है, 2 क्लोरीन है, इस पे कहीं कोई आवेश नहीं है, इसलिए C मतलब चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन दोनों को हम यहाँ पे 0 0 ले लेते हैं।
तो हमारे पास संकृत कक्षकों की संख्या कितनी आ गई? संकृत कक्षकों की संख्या 2 आ गई है। तो ये हमने निकाला बेरिलियम क्लोराइड का। दूसरा हम निकालते हैं BF3 का। BF3 प्रशांत सर के बच्चों माइक पे आओ, जल्दी से फटाफट माइक पे आइए। यस सर, आ गए। H बराबर 1/2। बताओ V की जगह क्या रखना है? यही फार्मूला रख रहे हैं। मतलब बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने रखना है? 3। बिल्कुल सही बात। फिर एक संयोजी कितने परमाणु हैं इसमें? 3। बिल्कुल सही बात। ना तो इस पे धनावेश है, ना ही इस पे ऋणावेश है। तो H बराबर आ गया 3। 3 का मतलब होता है sp2। ये तो आपका दूसरा सर, हाँ। सिग्मा मतलब सिग्मा बोल्ट का आधार पर नहीं बता सकते हैं संकृत कक्षकों की संख्या? सिग्मा बंध के आधार पे भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। हमने बोल चुके हैं ये बात कि हम सिग्मा बंधों के आधार पर भी बता सकते हैं, परंतु वो हम कार्बन में बताने वाले हैं। तो बच्चों फटाफट आपको एक अभी के अभी हम काम दे रहे हैं और फटाफट आप हमें बता दो कि इनमें कौन कौन से संकरण होंगे। तो हम यहाँ पे कुछ दे रहे हैं, जैसे SO3 में एक आपको अभी निकाल के बताना है कितने होंगे। दूसरा आपका होगा POCl3 में। तीसरा संकरण आपको निकाल के देना है NH4+ में। फिर आपको चौथा संकरण हमें निकाल के देना है ClF2- में। फटाफट निकाल दो संकरण, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। फटाफट निकाल दीजिए, निकाल के आंसर दो। तो फटाफट हमें बता दो कि इन सब में कौन कौन से संकरण हो रहे हैं। तो संकरण का काम केवल हम कार्बन के और समझ लेंगे, और कार्बन के समझने के लिए हम सिग्मा बंध की बात करेंगे। पहला में sp3d संकरण। पहला वाला sp3d संकरण। पहला वाला बता जरा, इसमें मान रख के देखते हैं अपन जल्दी से। H बराबर 1/2। सल्फर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। है ही नहीं मोनोवैलेंट, सब डाइवैलेंट है। 0। ना तो कहीं पे चार्ज है, ना तो इस पे ऋणावेश है, और ना ही इस पे धनावेश है। कैसे निकाल लिया तूने बेटा? 3। और 3 का मतलब तो sp2 होता है। कैसे निकाला तूने ये? सल्फर की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। मोनोवैलेंट एक भी नहीं है, यानी एक संयोजी एक भी नहीं है। क्या गड़बड़ की थी बेटा? बता दे, हम समझा देंगे। फिर इसका निकालो POCl3 का। जल्दी बताओ POCl3 का कौन सा होगा? फटाफट करो तो फिर हम आगे बढ़े। हाँ सर, एक संयोजी परमाणु की संख्या निकालने में नहीं होता। जिसकी संयोजकता 1 होती है वो ही एक संयोजी होता है, और हमें पता है एक sp3d आया संकरण। दूसरा क्या sp3d संकरण? sp3d संकरण 1/2। बता दो इसके बाहरी कक्षा में कितने हैं? फास्फोरस के sp3 संकरण होगा। फिर फास्फोरस के बाहरी कक्षा में है 5। क्लोरीन है मोनोवैलेंट, मतलब 3 -0 +0। 5 और 3 8। 8 को भाग देंगे तो 4, और 4 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 होगा तो sp3 हो गया कि नहीं? अब अगला सही बताना, इसका बताओ क्या होगा? H बराबर NH4+ का क्या होगा? जल्दी से बताओ। मोहम्मद इकराम तू नहीं कर रहा बेटा? sp3। sp3 चलो देख लेते हैं। 1/2
नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5, 4 हो गए। इस पे धनायन पे आवेश है 1, ऋणायन 0 है। बिल्कुल सही बात, 4 हो गए तो ये भी sp3 हो जाएगा। चलो लास्ट वाला और बता दो फटाफट, लास्ट वाला और बताइए। sp3। चलो देख लेते हैं इसका भी। 1/2 क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 हैं, 2 फ्लोरीन है, 2 और -0 है और ये +1 है। तो 7, 9, 2, 10, फिर गलत निकाल दिया बेटा तूने, 5 हो गया। ये होगा sp3d। क्या गलती की थी देख, बता, समझ में आ गई कि नहीं? एक घटा दिए थे, हैं? एक घटा दिए थे, गलत हो गया तो बस। तुमने कैटायन की जगह एनायन रख दिया था। ये ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश है, ऋण, और ये धन है। जितना आवेश होगा वो रखना पड़ता है ना, तो sp3d हो गए। चलो जरा हम यहां देखते हैं, एक प्रश्न कर लेते हैं जिससे आपको संकरण के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो वो प्रश्न करने के लिए अब तुम बताओ, POCl3 में तुम कैसे सिग्मा बंध गिनोगे? गिन ही नहीं सकते, कहां से गिनोगे? कैसे संरचना बनाओगे? तुम्हें पता ही नहीं है कौन सा संकरण हो रहा है, तो तुम चित्र कैसे बना लोगे? इसलिए बच्चों आपकी मजबूरी है कि आपको ये सूत्र उपयोग में लाना पड़ेगा। परंतु हम सिग्मा बंध गिन के भी संकरण पता कर सकते हैं। निम्न की संरचना, बाकी तो हमने बहुत सी समझा दी है। निम्न की संरचना संकरण के आधार पर समझाइए, संकरण के आधार पर समझाइए। निम्न की संरचना संकरण के आधार पर समझाइए। सुनिए, निम्न की संरचना संकरण के आधार पर समझाइए। तो वो तो सब हम पढ़ ही चुके हैं, तो हम यहाँ पे केवल लिख रहे हैं। ये भी हमने पढ़ लिया था, CH4, दूसरा है C2H4, तीसरा है C2H2। चलो नंबर फर्स्ट, पहला हम देखते हैं, कार्बन H, H, H और H। पहला बंध हमेशा सिग्मा बंध होता है, तो यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड। कितने बंध हैं? 4 हैं, 4 सिग्मा बंध हैं। और बच्चों 4 सिग्मा बंध का मतलब होता है 4 संकृत ऑर्बिटल। और 4 संकृत कक्षकों का मतलब होता है sp3 संकरण। ऐसे समझ लो, परंतु ये कार्बन के लिए है sp3 संकरण। बना दो वही संरचना ऐसे करके जो अपन पहले भी बना चुके हैं। बीच में C लिख दो, ऐसे जोड़ दो, चारों तरफ H लिख दो, इनके बीच का कोण भी लिख दो 109 डिग्री 28 मिनट। बन गया हमारा पहला वाला। अब देखिए आप C2H4 की बात करते हैं। दूसरा C2H4 ये होता है एल्कीन। एल्कीन होता है तो C डबल बॉन्ड C और एक H, एक H, ये H और ये H। हमने ये बात आपसे कही थी कि जब डबल बॉन्ड बनता है तो पहला बंध सिग्मा होता है, फिर दूसरा बंध पाई होता है। हमने ये भी कहा था कि मल्टी बॉन्ड बनते हैं, बहुबंध बनते हैं, तो उसमें केवल एक सिग्मा होता है, बाकी सब पाई होते हैं। परंतु एक साथ की बात कर रहे हैं, अलग अलग नहीं। तो यहाँ पे इस कार्बन के सिग्मा देखो, 1, 2, 3। इस कार्बन के सिग्मा देखो 1, 2, क्योंकि एक सिग्मा दोनों कार्बन का हो गया, तो दोनों कार्बन
तीन तीन सिग्मा बंद बनाते हैं। अतः C2H4 में कार्बन, ऐसे ही लिख देते हैं, C2H4 में कार्बन sp2 संकरण प्रदर्शित करता है। अब जरा इसका संरचना देखना, संकरण प्रदर्शित करता है। बनाओ तीन संकृत कक्षक। ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, बना दिया ना sp2 संकरण। ऐसे ही बनता ना sp2 संकरण। यहां जुड़ेगा हाइड्रोजन, यहां जुड़ेगा हाइड्रोजन, बन गया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये भी बन गया सिग्मा बॉन्ड। यहां पे जुड़ेगा हाइड्रोजन, यहां पे जुड़ेगा हाइड्रोजन, बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि sp2 संकरण प्रदर्शित किया है इसने। हम यहाँ पे जरा कार्बन का वो देख लें जरा, कार्बन K और L में होते हैं ये 2s 2p, तो इसने प्रदर्शित किया है sp2 संकरण। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब तो हमें बड़ी दिक्कत आ गई कि ये sp2 कैसे कर सकता है, फिर इसके पास 4 अयुग्मित कैसे हो जाएंगे। तो चलो इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, C बराबर K, ये हो गया आपका 2s, और ये P की ऊर्जा लगभग बराबर होती है, अपन ऐसे लिख सकते हैं, और ये मिलेंगे, एक अनपेयर्ड वाला अलग हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। ये जो कक्षक है ना वो कैसा है, असंकृत कक्षक है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है उसमें, उसने संकरण में भाग लिया ही नहीं है, असंकृत है और उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है। तो हमें वो तीसरा असंकृत बनाना पड़ेगा, और P आपको पता है ना ऐसा होता है। तो ये तीसरा वाला हम यहाँ पे बनाते हैं, ये बनेगा वो, ये वाला है वो असंकृत, ये इसमें भी होगा वही असंकृत। और ये जो असंकृत अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो आपस में मिलेंगे और क्या बना लेंगे, पाई बंध बना लेंगे। बोलिए बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं। यस या नो तो बोल दो। बच्चे यस या नो नहीं बोलेंगे, बताओ आई कि नहीं समझ सर आ गया समझ में। असंकृत वाला समझ गए। यस सर। अब हम आगे की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमें यहाँ पे बताना था वो बताना था C2H2 का। C2H2 की संरचना देखो, C ट्रिपल बॉन्ड C और H और एक H, ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध और बीच में एक सिग्मा बंध। इस C के भी 2 सिग्मा बंध, इस C के भी 2 सिग्मा बंध।
दोनों सी के दो दो सिग्मा बंद हैं, दोनों सी के दो दो सिग्मा बंद हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक कार्बन दो दो सिग्मा बंद बनाता है, अतः वह sp संकृत अवस्था में है, संकृत अवस्था में है। चलो अपन यहीं पे अच्छे से समझ लें। अच्छे के तो वैसे ही लिख दो, बाहरी कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन 2s, और p में भी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो अपन इधर कर देते हैं ऐसे। p ऐसा होता है बेटा, ऐसा, और ये s इसके बीच में होता है। px py pz तीनों बराबर दूरी पे होते हैं इसके, इसलिए कोई गलतफहमी मत रखना, कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये ग्राउंड स्टेट 2p, फिर C6 के यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया आपका sp संकरण, और ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला जाएगा। इट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब आपको पता है ये दो कैसे हो गए? ये दो असंकृत हो गए। दो संकृत है, दो असंकृत है। बनाओ एस, यहां लाओ, यहां लाओ, एक सी ए, यहां पे बन गया सिग्मा बंद, यहां पे जुड़ गया हाइड्रोजन, यहां पे जुड़ गया हाइड्रोजन। दो असंकृत बनाना है। असंकृत पी के बारे में आप जानकारी रखते हो? असंकृत पी के बारे में एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये इसके साथ पाई बंद बना लेगा, ये इसके साथ पाई बंद बना लेगा। ये है आपकी रंगोली, जिसमें कि C2H2 की संरचना हमने प्रदर्शित की है। अब हमें ये बताओ, संकरण नाम की चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है? यस सर, आ गया समझ। वेरी गुड, मास्टरी हो गई है ना। इंजीनियरिंग हो गया। तो संकरण के द्वारा हम ज्यामिति भी प्रदर्शित कर देते हैं, ये बात हमें पता है। अब यहाँ पे हम एक और ऐसी थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो भी ज्यामिति ही दर्शाती है। संकरण सर हमेशा अणुओं के बीच बनता है, अणु के बीच। क्या? संकरण हमेशा अणु के बीच होता है। गधे, हर कुछ पूछता है। संकरण एक्साइटेड स्टेट में होता है, संकरण के बाद अणु बनता है, संकरण के बाद अणु बनता है। समझ में आई ये बात? यस सर, है? आ गया समझ में। परमाणु अकेला है तो संकरण नहीं करता, अणु बनता है संकरण से। और तुम्हें संकरण का मतलब पता है? बीच का। जी, मिक्स। हाँ, वो उसे बोलते हैं संकरण। मतलब ये ना तो परमाणु का है ना अणु का, ये बीच की स्थिति है, वो खतरनाक स्थिति है। यस, मोहम्मद इकराम जगह है। मतलब हम सोच रहे थे कि सुबह सो गया माइक खोल के। तो संकरण पता बीच की स्थिति है कि आप घर में भी नहीं हो, बाहर भी नहीं हो, तो दहलीज की स्थिति है। ये दहरी पे आप खड़े हो ना, वो संकरण है। एक कदम में बाहर, एक कदम में अंदर। समझ गए? चलिए, अब हम यहाँ पे एक दूसरी थ्योरी पढ़ते हैं।
और वो थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो इसलिए है कि जितना बड़ा उसका नाम है उससे थोड़ी छोटी थ्योरी है, और पूरा नाम हम लिख देते हैं उसका VSEPR। VSEPR। अब अंग्रेजों ने खोजी है तो नाम भी अंग्रेजों में ही रहेगा ना, अंग्रेजों ने खोली है। पूरा नाम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी लिख देंगे। यहां पे है बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर लिख देते हैं, पेयर रिपल्सन थ्योरी। बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। संयोजी कक्षक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ये है वो VSEPR, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजी कक्षक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। चलिए भैया, इसमें हम बात करें यहां पे प्रतिकर्षण बल किसकी बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य। ये संयोजी VSEPR ने बताया है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसने VSEPR ने बताया क्या है? तो इसने बताया है कि प्रतिकर्षण बल हम यहां पे लिखते हैं LP। अभी हम हिंदी बता देंगे। LP के बीच सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है LPBP, और सबसे कम लगता है BP। तो LP का मतलब होता है लोन पेयर। तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगता है लोन पेयर के बीच में, उससे कम लगता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम लगता है बॉन्ड पेयर के बीच में। अब लोन पेयर क्या होता है? LP लिखा है, इसे हम लिखते हैं लोन पेयर का मतलब है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और BP का मतलब होता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। परंतु तुम लोग ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ही याद रखना, इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर को प्रतिकर्षित करता है। तो सीधी सी बात यह है कि किसी भी अणु में यह युग्म प्रतिकर्षण बल के कारण
प्रतिकर्षण बल के कारण सर्वाधिक दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। सर्वाधिक दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। बकवास सी बात है, थोड़ा सा भी उलझ रहे हो, हमें पता है, मामूली सा, परंतु समझो। जैसे वो है BeCl2, तो एक बात बताओ, B एक Cl ये है, एक Cl ये है, सोच के बताओ। यदि यहाँ पे B एक Cl इधर हो जाता और एक Cl इधर हो जाता तो ये पास पास नहीं हो जाते, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये यहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो पास पास आ जाएंगे, प्रतिकर्षित करेगा तो यहां आ जाएगा। तो सर्वाधिक दूरी कितनी होती है? 180 डिग्री पे होती है। अब बताओ, अब बात समझ में आई कि नहीं? अब बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताओ, सरल सी बात। यस सर। ऐसे ही दूसरी की बात करें, BF3। आप देखो ना, B ये एक F हो गया, ये एक F हो गया, इनके बीच में 120 डिग्री का कोण है। अब सोच के देखो, ये F इधर खसकेगा तो इसके पास आ जाएगा, तो प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। ये F इधर खसकेगा तो इसके पास आ जाएगा, तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा। तो वो सर्वाधिक दूरी पे एक दूसरे से पॉसिबल, संभव, सर्वाधिक दूरी भी कैसी? जो पॉसिबल है, जो संभव है। ऐसा नहीं है कि सर्वाधिक दूरी का मतलब है कि B से F निकल के भाग लिया, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। तीसरे नंबर की बात करते हैं अपन H2O की। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, जल की बात इंपॉर्टेंट है कि जल का अणु थोड़ा अलग संरचना प्रदर्शित करता है। तो ये जल का अणु अलग संरचना प्रदर्शित क्यों करता है? ये संरचना इसकी कुछ ऐसी होती है, O एक H इधर और एक H इधर। अरे यार, ये बॉन्ड पेयर तो पास पास आ गए, 104.5 डिग्री का कोण हो जाता है। हमने तो कहा था, कायदा ये कहता है कि एक H इधर होना चाहिए, एक H इधर होना चाहिए, और इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनना पर सर कोण कैसे पता चलता है? हैं? कोण सर कैसे पता चलता है आपको 104.5 डिग्री? हमें याद है, इससे पता चलता है। कोण हमें याद है, इससे पता चलता है, और कोई तरीका नहीं है बेटा। एक्सरे डिडक्शन से पता करते हैं ये कोण, तो तुम्हें भी याद रखना ही पड़ेगा। ये ऐसा क्यों नहीं है? प्रश्न ये है कि ये ऐसा क्यों है, तो बड़ा प्रश्न है ना। ऋतिक रोशन ने भी एक प्रश्न पूछा था, मैं ऐसा क्यों हूं, तो हम पूछ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों है। तो क्या 12 के बच्चे इसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे? इसका आंसर बोर्ड पे लिखा है, इसका आंसर बोर्ड पे है। ये ऐसा क्यों है, इसका आंसर बोर्ड पे है। इसके लिए आपको ऑक्सीजन की संरचना के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो पता लगेगा आपको। और इसका उत्तर ये लिखा है इधर। आ रहा दिमाग में कहीं से कुछ थोड़ा बहुत? ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा ही क्यों है? चलिए, इसकी जानकारी देंगे हम अगली क्लास में, इसी समय, इसी जगह पे। तब तक के लिए नमस्कार।